नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, प्यारे प्यारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, यूजीसी नेट के सभी सुपर डुपर एस्पायरेंट्स का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। और उन सभी विद्यार्थियों के भी दिल से स्वागत जो मेरे पीजीटी के सुपर एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि पीजीटी लेवल के स्टैंडर्ड में आपको ये वाली जो क्लास है, क्रैश कोर्स वाली जो क्लास है, ये बहुत अद्भुत योगदान देने वाली है। क्योंकि इससे आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होती है क्वेश्चन पढ़ना, उसके साथ उसका कंसेप्ट सीखना। इस बैच का खास खूबी यही है कि आपको पहले क्वेश्चन और फिर उसके साथ उसका कंसेप्ट सिखाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार अपने अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को जरूर बता दिया करो, दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिवादन आपका। हर हर महादेव, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, स्वागत आज की इस क्लास में। जबरदस्त क्लास है। देखिए, तो आज हम लोग क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, चलिए, इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। बताओ बेटा, संवेदना प्रकार को उसके सबसे उपयुक्त ग्राही प्रक्रिया उदाहरण से मिलाना है। बताओ भाई, आपको क्या दिया है? एक तरफ संवेदना प्रकार दिए हैं और दूसरी तरफ उसकी ग्राही या प्रक्रिया दी हुई है ना? यहां पर संवेदना प्रकार: सामान्य संवेदना पीड़ा, सामान्य संवेदना ताप, विशिष्ट संवेदना दृष्टि, विशिष्ट संवेदना श्रवण। अब इनको इनसे मिलाना है। त्वचा के तापग्राही, रेटिना के प्रकाशग्राही, है ना, कॉक्लिया के श्रवणग्राही और त्वचा के पीड़ाग्राही। कितना सरल प्रश्न पूछता है यूजीसी नेट में, आप सोच सकते हैं? आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने आसान हलवा प्रश्न पूछ लेता है कई बार तो, जो किसी विद्यार्थी को गलती हो ही नहीं सकती। अब जैसा कि आपको पता है, यहां पर बताओ, फटाफट बता दो, सामान्य संवेदना पीड़ा, उसका संबंध किससे है? भाई, त्वचा की पीड़ाग्राही, ये हो गया ना। पहले का संबंध किससे हो गया? डी से हो गया, सिंपल है। भाई, इधर पीड़ा है, इधर पीड़ा हो गई। फिर उसके बाद अब आपको वैसे भी ऑप्शन मिल ही रहा होगा ना, फर्स्ट में डी आ रहा है भाई। फर्स्ट में डी किसका आ रहा है? ओनली ऑप्शन बी का आ रहा है। देखो, एक विकल्प से सही हो गया। चलो और भी देख लेते हैं। ताप की बात करेंगे तो ताप किस में आ जाएगा भैया? सेकंड जो ताप है वो ये रहा, टेम्परेचर, तापग्राही है। दृष्टि मतलब देखना, और देखने का संबंध किससे हो गया? प्रकाश से हो गया। देखना रेटिना का प्रकाशग्राही हो गया, तो दृष्टि का संबंध किससे हो गया भाई? रेटिना, यानी थर्ड से हो गया, बी से हो गया। और फिर बच्चा कौन? श्रवण, और श्रवण का मतलब ऑडिटरी। दैट्स वेरी इजी, आंसर बी। दुनिया का सबसे सरल प्रश्न पूछा है, आसान क्वेश्चन है। चलो एक बार और देख लो, इसको खोल के देख लेते हैं। व्याख्या यहां पर: पीड़ा सामान्य संवेदना है और इसका संचार त्वचा में स्थित पीड़ाग्राही करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ताप भी सामान्य संवेदना है और इसे तापग्राही संचालित करते हैं, बात सत्य है। दृष्टि जो है वो विशिष्ट संवेदना है, ठीक है, जो रेटिना के प्रकाशग्राहियों पर निर्भर करती है। जबकि श्रवण विशिष्ट संवेदना है, जो कॉक्लिया के श्रवण ग्राहियों से जुड़ी होती है। सभी संवेदनाओं का ग्राही से संबंध यहाँ सटीक और अवधारणात्मक रूप से सही है, ठीक है ना? इसीलिए केवल हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, बाकी विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको। चलें आगे। एक और प्रश्न आ गया दूसरा: रूपांतरण और संकेत निर्धारण के बीच सबसे सही भेद कौन सा है? विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ट्रांसडक्शन फ्रॉम कोडिंग? रूपांतरण अर्थ तय करता है, संकेत निर्धारण उद्दीपन बनाता है। रूपांतरण चेतन के से संबंधित होता है, संकेत निर्धारण अचेतन से होता है। रूपांतरण ऊर्जा बदलता है, संकेत निर्धारण तीव्रता और गुण दर्शाता है। दोनों एक ही प्रक्रिया है। क्या गजब का प्रश्न है! बताओ आंसर क्या दिया मेरे बच्चों ने। सुपर डुपर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाओ, फटाफट दे दो आंसर। सेकंड में बी आ गया है, ए आ गया है। बोलो भाई, बोलो।
यस। अब इसका ऑल क्लियर करो भाई, इस क्वेश्चन का ऑल क्लियर करना है आप लोगों को। देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, रूपांतरण का मतलब तो क्या होता है, यानी सीधा सीधा सा है, रूपांतरण का संबंध हमेशा बदलने से होता है, बदलना। अब बदलना किसका, किसका बदलना, भैया ऊर्जा का बदलना, ऊर्जा का बदलना, ठीक है ना। और संकेत, संकेत कभी भी, संकेत कभी निर्माण करता है क्या, अरे निर्माण थोड़ी करता है संकेत, नहीं, वो तो इशारा करता है किसकी तरफ, गुणों की तरफ, तीव्रता की तरफ। तो आंसर सी होगा ना, बदलना। और संकेत निर्धारण हमेशा तीव्रता और गुण को दर्शाता है, ना कि उद्दीपन। उद्दीपन थोड़ी बनाता है, उद्दीपन तो पहले से ही बने होते हैं, अरे उद्दीपन तो पहले से ही बने होते हैं। रूपांतरण चेतन, चेतन थोड़ी होता है, चेतन तो चेतन है, वो बदलने से हुआ क्या, अरे बदलने से चेतन होंगे क्या आप, चेतन तो चेतन है, जागृत तो जागृत है, मेरे बदलने से जागृत होंगे क्या, नहीं। जो पहले से जागृत है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और जो पहले से जागृत नहीं है उसको गलती से हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं जग रहा वो। चेतन, संकेत निर्धारण है चेतन। और आप किसने, संकेतों का मतलब अचेतन से कैसे हुआ, अरे अचेतन तो दमित इच्छाएं हैं, वो संकेतों से पता थोड़ी चलती है, संकेत का संबंध तो प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से होता है। गलत हो गया, ठीक है ना। इसीलिए बेस्ट आंसर कौन हुआ, सी आंसर परफेक्ट हो गया। चलो देखो इसका, भाई रूपांतरण का मतलब कि ग्राही बाह्य ऊर्जा को तंत्रिका संकेत में बदल देता है, ठीक है ना। और संकेत निर्धारण का मतलब है कि यह संकेत किस प्रकार तीव्रता को और गुण को दर्शाएगा, यह व्यवस्था बनती है। इस तरह एक प्रक्रिया परिवर्तन करती है और दूसरी संकेत का ढंग तय करती है, ठीक है ना बेटा। यह विकल्प भूमिका को केवल उल्टा कर देता है, उल्टा कर रहा है। अर्थ तय करना उच्च स्तर की व्याख्या से जुड़ा होता है, अर्थ हमेशा उच्च स्तर की व्याख्या से जुड़ा होता है, जबकि
जबकि रूपांतरण का मुख्य काम ऊर्जा को तंत्रिका संकेत में बदलना होता है। संकेत निर्धारण का काम संकेत का रूप बनाना है ना। संकेत निर्धारण का काम संकेत का रूप बनाना होता है, ना कि उद्दीपन का रूप बनाना। उद्दीपन बनाना नहीं होता बच्चे। रूपांतरण और संकेत निर्धारण दोनों ही जैविक स्तर की प्रक्रियाएं हैं। इन्हें सीधे चेतन अचेतन में बांटना उचित है ही नहीं। ये चेतन अचेतन कभी नहीं हो सकते, गलत बात है बेटा। चेतन अनुभव बाद की व्याख्या स्तर पर आता है, ठीक है ना। और दोनों को एक ही मानना सूक्ष्म अवधारणात्मक गलती है। यदि ऊर्जा बदले बिना ही संकेत बन जाए या संकेत रूप तय हुए बिना ही व्याख्या हो जाए तो मापन का तर्क ही टूट जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। कौन सी तुलना सबसे अधिक सटीक है? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन बेटा, प्यारे बच्चों। बोलो भाई। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर है। बताओ। सामान्य, व्यापक, विशिष्ट, विशेष, अंग आधारित। सामान्य हमेशा एक ही ग्राही होता है। अच्छा। विशिष्ट को ग्राही नहीं चाहिए। दोनों का मार्ग हमेशा समान होता है। कौन सी तुलना सबसे सटीक है? अरे भाई सामान्य जो होता है ना, देखो, सामान्य मान लो आज आपको पता है सामान्य का मतलब हो गया ऐसा दृष्टिकोण जो दुनिया के हर बालक, हर व्यक्ति, हर राज्य, हर देश, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार पर लागू हो। ऐसा एक नियम परंपरा है ना, सब पर लागू हो। और लेकिन विशिष्ट तो केवल विशेष अंग आधारित होगी ना यार। एक तरफ विशेष है और दूसरी तरफ सामान्य हमेशा व्यापक होता है, यानी एक दूसरे की तुलना गजब की हुई है व्यापक और विशेष से। तो आंसर क्या हो गया भैया? ए हो गया। चलो बेटा देखो मेरे लड्डू, आंसर देखो। व्याख्या। सामान्य संवेदनाएं शरीर के कई भागों में फैलकर मिलती हैं, ठीक है ना। सामान्य संवेदनाएं शरीर के बहुत सारे भागों में, और हर व्यक्ति के साथ वही होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, एक नियम जो आप पर लागू है वो सभी पर लागू है, पूरे देश पर। ठीक वैसे ही सामान्य संवेदनाएं शरीर के कई भागों में फैलकर मिलती हैं और अक्सर त्वचा और ऊतकों से जुड़ी होती है हर व्यक्ति के साथ। लेकिन विशिष्ट संवेदनाएं विशेष इंद्रिय अंगों और विशेष ग्राही पर निर्भर होती हैं। यही तुलना दोनों की मूल संरचनात्मक भिन्नता को पकड़ती है। यही तो सत्य है ना। सबका सही है, सबका सुपर आंसर है भाई, है ना। सामान्य संवेदनाएं एक ही ग्राही तक सीमित नहीं होती, अलग अलग उद्दीपन के लिए अलग अलग ग्राही हो सकते हैं। हमेशा कहना अनुचित सामान्यीकरण है। विशिष्ट संवेदनाएं तो और भी अधिक ग्राही आधारित होती है, क्योंकि उनके लिए विशेष ग्राही और विशेष अंग आवश्यक होते हैं। ग्राही के बिना संवेदना का तंत्रिका संकेत बन ही नहीं सकता, इसलिए कथन बिल्कुल ही गलत हो गया। मार्ग समान होना ये तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए, तो आंसर ए सबने कर दिया क्या? ओके डियर फ्रेंड्स। संवेदना प्रसंस्करण के चरणों का सही क्रम चुनो भैया। अरेंज द सेंसरी प्रोसेसिंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। संकेत निर्धारण, कोडिंग, स्टिमुलस उद्दीपन, परसेप्शन अनुभूति व्याख्या, ट्रांसडक्शन रूपांतरण। वाह क्या प्रश्न पूछा है। क्रम बता दो इनका क्या होगा बेटा। और क्रम तो आप पहले से ही जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है? हमेशा, हमेशा, हमेशा। अरे भाई सबसे पहले स्टिमुलस होता है कि नहीं होता? अरे स्टिमुलस यानी उद्दीपक या उद्दीपन जिसे कहते हैं, इसी के प्रति तो सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। अरे भैया बिना लक्ष्य के जिंदगी चलेगी क्या? कभी चल ही नहीं सकती। मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले स्टिमुलस आता है। सबसे पहले क्या आता है? स्टिमुलस ही आता है, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, और फिर इसी स्टिमुलस को तो हम क्या करते हैं? अपने प्रयासों से बदलने की कोशिश करते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं। यही तो सच है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या आएगा? रूपांतरण आएगा ना बदलने के संदर्भ में। तो 2 और 4, ऐसा कौन सा विकल्प है? 2 और 4 वाला तो
आपका एक ही विकल्प है, ये रहा डी। उसके बाद एक आ जाएगा संकेत निर्धारण, और लास्ट में अनुभूति व्याख्या, परसेप्शन। ठीक है ना, डी विकल्प परफेक्ट हुआ आपका। देखो भाई, पहले बाहरी उद्दीपन आता है हमेशा ही, ये तो प्रकृति का नियम है। हम सामने जो होता है उसी के अकॉर्डिंग जिंदगी चलाते हैं, है ना। फिर ग्राही उस ऊर्जा को रूपांतरित करके तंत्रिका संकेत बना दे। फिर जो हमारे ग्राही होते हैं वो क्या करते हैं, उस ऊर्जा को बदल करके तंत्रिका संकेतों के रूप में। इसके बाद संकेत निर्धारण से संकेत की तीव्रता और गुण का प्रतिनिधित्व व्यवस्थित होता है। ये तो आते ही पहले ही प्रश्न में पढ़ा था ना। अंत में मस्तिष्क स्तर पर अनुभूति की व्याख्या बनती है, इसीलिए ये डी विकल्प सही हो जाएगा। यह क्रम संकेत निर्धारण को उद्दीपन से पहले रख देता है। संकेत पहले उद्दीपन से कभी आ ही नहीं सकते, बाकी तो सारे ही क्रम गलत है। ये तो सरल हो गया। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति कहता है त्वचा पर पीड़ा या तापमान महसूस नहीं होती। बहुत लोगों को नहीं होती ना, कुछ भी कर लो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। पर दृष्टि सामान्य है और रंग पहचानता है। इस सबसे अधिक कौन सा संवेदना क्षेत्र प्रभावित है? विशिष्ट संवेदना, सामान्य संवेदना, केवल घ्राण संवेदना, या संतुलन क्षेत्र। अब ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं ये। आपको पता है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मैंने बताया था। संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, ये तो पता ही है तुमको पहले से ही। नंबर 2 पर दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है, ये खूब पढ़ा है आपने। और तीसरी सीढ़ी संप्रत्य संकल्पना है, संप्रत्य निर्माण या संकल्पना है। खूब अच्छे से जानते हो आप, है कि नहीं भाई? हाँ भाई, देखिएगा। तो फिर यहां पर अब आपको खूब पता है, अब इसको थोड़ा सा दिमाग में लेके जाओ, और ये क्या पूछना चाह रहा है और क्या हमको बताना चाह रहा है, तो उसको जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो जिंदगी में गलती होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। अब आपको पता क्या है, देखो भाई, एक व्यक्ति कहता है कि त्वचा पर पीड़ा और तापमान महसूस नहीं होता, पर दृष्टि सामान्य, दृष्टि सामान्य और रंग पहचानता है। सबसे अधिक कौन सा संवेदना क्षेत्र प्रभावित है? तो प्रभावित कौन सा हो रहा है बेटा? सामान्य हो रहा है ना। अरे जनरल सेंसेशन डोमेन हो रहा है, जनरल हो रहा है ना। कौन सा हो रहा है? जनरल सेंसेशन डोमेन हो रहा है। क्योंकि भाई दृष्टि और रंग परिचय जिसका संबंध हम बताते हैं ना, उसका संबंध तो विशिष्ट क्षेत्रीय इंद्रिय प्रणाली से होता है। क्लियर? तो इसीलिए बिल्कुल राइट और एक्सीलेंट आंसर चुना है मेरे बच्चों ने, बी आंसर परफेक्ट हो जाएगा।
दृष्टि सामान्य है, आंसर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये विशिष्ट होते हैं पीड़ा और तापमान जैसे। सिंपल है, कहानी खत्म। तो उत्तर क्या हो गया? ये श्रवण हो गया। चलो भाई देखो, पीड़ा और तापमान जैसी संवेदनाएं, पीड़ा और तापमान जैसी संवेदनाएं शरीर में व्यापक रूप से फैली सामान्य संवेदनाओं में आती है, व्यापक रूप से फैली सामान्य संवेदनाओं में आती है। जब इन्हीं का अनुभव न हो और दृष्टि सामान्य रहे तो निष्कर्ष यही बनता है कि सामान्य संवेदना तंत्र अधिक प्रभावित है। इसलिए सबसे सटीक और लक्षण संगत प्रतीत। ये लो, हो गया सही। ठीक है ना? क्वेश्चन में आंसर है, दृष्टि और रंग परिचय जैसे संकेत बताते हैं कि विशिष्ट इंद्रिय प्रणाली ठीक है। दृष्टि और रंग परिचय, है ना? समस्या त्वचा आधारित पीड़ा और तापमान की है जो व्यापक संवेदनाओं में होते हैं, इसलिए विशिष्ट कहना तो गलत ही हो जाएगा। खत्म बात। इतना सरल, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस खोपड़ी लगानी है आपको, है ना बच्चे? यह यहां गंध से संबंधित कोई संकेत नहीं दिया गया है। त्वचा की संवेदना का अभाव घ्राण प्रणाली का प्रमाण होता है? नहीं बनता, है ना? त्वचा और घ्राण से तो कोई संबंध ही नहीं है। संतुलन से जुड़े लक्षण जैसे चक्कर आना, अस्थिर चाल, दिशा भ्रम आदि नहीं बताए गए, इसलिए ये कोई त्वचा पीड़ा और तापमान का अभाव है, संतुलन से हो ही नहीं सकता। चलो भाई, तो क्या आंसर दे दिया? बी दे दिया था। अब अगला प्रश्न, यदि अक्षतंतु एक्सॉन क्षतिग्रस्त हो जाएं और वृक्षिकाएं डेंड्राइट्स आर इंटैक्ट ठीक हो तो कौन सा कार्य सबसे सीधे प्रभावित होगा? ये पढ़ाया हुआ है। इफ द एक्सॉन इज डैमेज्ड but dendrites are intact, which function is most directly disrupted? इनपुट ग्रहण, ये पढ़ा है। अक्षतंतु एक्सोन्स का क्या काम है, डेंड्राइट्स का क्या काम है, खूब अच्छे से समझा रखा है। केवल रासायनिक स्राव, अगले तंत्रिका कोष तक संकेत भेजना, ग्राही बनाना। अरे भाई, एक्सोन्स का क्या काम होता है? बोलो। एक्सोन्स का काम तंत्रिका कोष तक संकेत भेजने का काम होता है, इसीलिए ये प्रभावित हो जाएगा। क्या प्रभावित हो जाएगा? संकेत नहीं जाएंगे किसके पास? भैया पैर में चोट लगी है, एक्सोन्स का काम है। भाई पैर में चोट लगी है तो वहां पर सेंसेशन के थ्रू वो सूचना कहां पर आएगी? आपकी मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से कहां पर आएगी? मस्तिष्क, मस्तिष्क आपको तुरंत आदेश देगा पैर उठाओ। तो ये आदेश देना और सूचना को कौन वहां तक ले जाएगा? पैर तक। भैया एक्सोन ले जाएगा। तो संकेत कौन भेजेगा? अरे तंत्रिका कोष तक संकेत कौन भेजेगा बेटा? आपका एक्सोन भेजेगा। अगर यही डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? चलो भाई देखो बेटा, अक्ष तंतु का प्रमुख कार्य तंत्रिका संकेत को कोशिका शरीर से दूर लेकर अगले तंत्रिका कोष तक, मैंने अभी बताया, यहां से लेकर के सीधा पैर तक ले जाने का काम पहुंचाना है। किसका? अक्ष तंतु का। जब अक्ष तंतु क्षतिग्रस्त हो तो संकेत आगे नहीं जाएगा, भले ही डेंड्राइट्स संकेत ग्रहण कर लें, संकेत खूब ग्रहण कर लो, कोई काम बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए सबसे प्रत्यक्ष और सटीक प्रभावित है। अगला देखो, इनपुट ग्रहण का मुख्य काम किसका होता है? डेंड्राइट्स का होता है। और कोशिका शरीर करते हैं भाई, दो ही सेल्स बॉडी करती हैं आपकी, और एक डेंड्राइट्स करते हैं। सेल्स बॉडी और डेंड्राइट्स का क्या काम होता है बेटा? सूचनाओं को, संकेतों को ग्रहण करना। अक्ष तंतु के नुकसान से ग्रहण क्षमता सीधे नहीं बल्कि संकेत प्रेषण प्रभावित हो जाएगा, भेजने का। ठीक है ना? रासायनिक स्राव संकेत प्रेषण से जुड़ा हो सकता है, हो सकता है आपकी, पर इससे केवल कहना गलत हो गया, केवल गलत कह दिया। अक्ष तंतु का मुख्य कार्य संकेत को आगे ले जाना है, स्राव अंतिम छोर पर घटता है। ठीक है ना? ग्राही बनना संवेदी संरचना और झिल्ली विशेषताओं से जुड़ा होता है। ग्राही बनना संवेदी संरचनाओं और झिल्ली विशेषताओं से जुड़ा होता है। यह अक्ष तंतु का मुख्य कार्य नहीं है, इसलिए अक्ष तंतु क्षति का निष्कर्ष ग्राही बनने पर नहीं निकालेगा। याद रखना भाई, अच्छा प्रश्न है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ो, गजब का क्वेश्चन है।
बोलो फटाफट बोलो बेटा। जून वाला बैच कब तक स्टार्ट हो जाएगा? इस एग्जाम के तुरंत बाद हो जाएगा। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं बेटा। संवेदी अनुकूलन और सीमा के बारे में कौन सा कथन गलत धारणा है? विच स्टेटमेंट इज ए मिसकंसेप्शन अबाउट सेंसरी एडेप्शन एंड थ्रेशोल्ड्स? देखो भाई, संवेदी अनुकूलन और सीमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? अनुकूलन संवेदनशीलता बदल सकता है, सीमा संदर्भ से बदल सकती है, प्रबल उद्दीपन को ग्राही नहीं चाहिए, लगातार उद्दीपन कम महसूस हो। इतना शानदार प्रश्न है और है भी बहुत आसान, इसीलिए तो कंसेप्ट विद एमसीक्यू इसमें लेकर आते हैं अपन। बताओ क्या आंसर दिया है? वाओ वेरी ब्रिलियंट, सभी का सही आ रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, आपसे कह रहा है संवेदी अनुकूलन और सीमा के बारे में कौन सा कथन गलत धारणा है ना? विच स्टेटमेंट? तो अनुकूलन संवेदनशीलता बदल सकता है, एडेप्टेशन कैन चेंज सेंसिटिविटी। एक बात बताओ, जब अनुकूलन ही आपने कर लिया है तो संवेदनशीलता कैसे बदलेगी? ये तो उल्टा कर दिया। भाई समझो बात को कि जब आपने अनुकूलन कर ही लिया है तो संवेदनशीलता कैसे बदलेगी? गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया भैया? ए ही हो गया ना, पहला ही मिल गया। सीमा संदर्भ तो बदल सकते हैं, प्रबल उद्दीपन को ग्राही नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये ठीक बात है, उसको ग्राही की आवश्यकता ही नहीं होती जो पहले से ही प्रबल, लगातार उद्दीपन कब महसूस हो। ठीक है, ये भी सत्य है। चलो भाई देखो, यह कथन वास्तव में सही है क्योंकि लगातार उद्दीपन पर संवेदनशीलता घट या बदल सकती है, इसलिए इसे गलत धारणा मान लेना ही गलत है। यही परीक्षा स्तर की उलझन है। प्रश्न गलत धारणा पूछ रहा है, इसलिए यह सही कथन होने के कारण विकल्प ए को चुनना सही बनता है, क्योंकि प्रश्न पूछा ही वही है। प्रश्न पूछा ही वही है। सीमा स्थिर पत्थर। ठीक है ना? आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है अपन को, और कुछ भी नहीं करना है। डोंट वरी, आवाज आ गई है। तो उद्दीपन चाहे जितना प्रबल हो, उसे तंत्रिका संकेत में बदलने के लिए ग्राही की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन से कथन विशिष्ट संवेदनाओं पर सबसे सही बैठते हैं? अभी अभी समझा था। विशिष्ट संवेदनाओं को पूरा, विशेष इंद्रियों अंगों पर निर्भर,
त्वचा पर व्यापक फैले ग्राही, अक्सर विशेष मार्ग शामिल, हमेशा समान प्रसंस्करण केंद्र। करेक्ट को चूज करना है। आसान क्वेश्चन है। अब तो आ गई ना वॉइस? बता दो बता दो, आई नहीं आई? अरे बोलो। देखो भाई, ये तो त्वचा में व्यापक, व्यापक से आप समझ ही गए होंगे, ये तो आपकी सामान्य संवेदना का एग्जाम्पल है। ये तो सामान्य संवेदना में होता है, अभी पढ़ लिया हमने, पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है ना। विशेष, विशेष में हो जाएगा। ये समान, यानी ये फिर से सामान्य में हो गया। यार इतना सरल आंसर देता है, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ए और वन और थर्ड कहाँ है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, डी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्या उल्टा पुल्टा उत्तर देते रहते हो? थोड़ा सा अपना विवेक यूज करो, आपसे विशिष्ट संवेदना की बात कर रहा है वो। खूब बार पढ़ लिया आपने, कई बार तो पढ़ लिया है। चलो देखो, विशिष्ट संवेदनाएं विशेष इंद्रिय अंगों पर निर्भर करती हैं और उनके लिए अपेक्षाकृत विशिष्ट तंत्रिका मार्ग पाए जाते हैं, है ना। और जैसा हमेशा समान केंद्र, हमेशा समान केंद्र वाला दावा गलत है, और टू सामान्य संवेदना की ओर जाता है, इसलिए केवल वन और थ्री का संयोजन सबसे सटीक है। ये लो भाई, डी विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। एक वैज्ञानिक ने दिखाया कि मात्र प्रभेद आधार तीव्रता के अनुपात में बदलता है। यह विचार किससे सबसे अधिक जुड़ा है? त्वचा विद्युत प्रतिक्रिया, है ना, ग्लेवनिक स्किन रिस्पॉन्स, वेबर का नियम, वेबर्स लॉ, या शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर सक्रिय अनुबंधन। अच्छा प्रश्न है। ये कहता है ए साइंटिस्ट सोव्ड दैट द जस्ट नोटिशेबल डिफरेंस changes proportionally with baseline intensity. This idea is most linked to। बहुत प्यारा प्रश्न, बोलो फटाफट बोलो माय डियर, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सुपर क्वेश्चन बन जाता है। और ये मात्र प्रभेद की बात किसने की है? बेटा सिंपल कहानी है। एक्चुअली एक वैज्ञानिक ने दिखाया कि मात्र प्रभेद आधार तीव्रता के अनुपात में बदलता है, और वास्तव में सही बात है। चेंज प्रोपोर्शनली विद बेसलाइन, है ना, जस्ट नोटिशेबल डिफरेंस। तो ये जो है, ये वेबर्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ये वेबर का लॉ है बेटा, इसको अभी पूरा ऑपरेट कर देते। देखो, वेबर ने विचार दिया कि मात्र प्रभेद आधार जो होता है ना, तीव्रता के साथ अनुपात में बदल जाता है। किसमें? अनुपात में। यह संवेदना सीमा
और भेद क्षमता को गणितीय रूप में समझने का आधार बनता है। वापस समझ लो, संवेदना की सीमा को और भेद क्षमता को जो न्यूमेरल्स यानी गणितीय रूप में समझने का आधार बनता है, ठीक है ना, यही अवधारणा इस कथन से सीधे मेल खाती है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर बी हो गया, क्योंकि त्वचा विद्युत प्रतिक्रिया भावनात्मक उत्तेजना को डिफाइन करती है। याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल वेबर का लॉ है ये, और शारीरिक प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है बेटा। जब भी ये त्वचा विद्युत प्रतिक्रिया की बात करोगे ना, अरे भैया, हमेशा ग्लेवनिक स्किन रिस्पॉन्स की बात करोगे तो ये आपके भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होगा। ये याद रख लो, और कोई दिक्कत नहीं। मात्र प्रभेद का तो मतलब मात्र से ही समझ में आ रहा है कि वो अनुपातिक बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो, शास्त्रीय अनुबंधन सीखने की प्रक्रिया है, संवेदना भेद के अनुपात नियम से इसका प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। और सक्रिय अनुबंधन परिणाम आधारित सीख है, स्किनर का खूब सिखा रखा है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल 100%। अगला क्वेश्चन पढ़ो। स्वाद और गंध, स्वाद और गंध में रसायनों का पता लगाता है, यह किस प्रकार का ग्राही है? यांत्रिक, ताप, रासायनिक और प्रकाश। यार ये तो पूरा प्योर साइंस है और मजेदार, सरल भी है। विच रिसेप्टर टाइप बेस्ट मैचेज डिटेक्ट्स केमिकल्स इन टेस्ट एंड स्मेल? टेस्ट एंड स्मेल, बोलो फ्रेंड्स। अरे व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स? गजब का क्वेश्चन है। कौन सही देगा? ये कौन सा परिवर्तन है? यू नो? अरे भाई, मैकेनो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, केमो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, क्या है? 100% एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट केमिस्ट्री। केमो रासायनिक ग्राही है ना, ताप का संबंध तो ताप से होता, यंत्रों मशीनों का संबंध ये इससे होता है, प्रकाश का संबंध प्रकाश से होता। गलत कर दिया, स्वाद और गंध की बात हो रही है ना, तो सी लॉक करना है। देखो बेटा, देखो, रासायनिक ग्राही रासायनिक अणुओं की उपस्थिति और सांद्रता के आधार पर संकेत बनाते हैं। स्वाद और गंध दोनों में यही मूल तंत्र है, इसलिए यही सही वर्ग है। यह वर्गीकरण सीधे उद्देश्य से मेल खाता है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, यांत्रिक ग्राही दबाव, स्पर्श, कंपन जैसी यांत्रिक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, करते हैं। स्वाद और गंध से मतलब नहीं है, दबाव, स्पर्श, कंपन याद रखना। और तापग्राही का काम तापमान परिवर्तन पकड़ना है, स्वाद और गंध के मूल संकेत ताप नहीं होते, ठीक है। प्रकाशग्राही दृष्टि को डिफाइन करता है, बस एक एक वर्ड से पकड़ना सीखो आप। दिस इज सो सिंपल, क्वेश्चन में ही आंसर हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, डिट्टो क्वेश्चन छापता है यूजीसी नेट में। अब मैं तो आपको यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार साइंस ही साइंस से उठाकर, तो भैया एक यूनिट तो तभी, एक यूनिट से इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना, तभी तो यूनिट पर कमांड होता है लड्डू। इसीलिए तो एक क्रैश कोर्स है, ठीक है ना, ये अलग ही होता है, अद्भुत ही होता है। अगर संपूर्ण पेपर होता तो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते। तंत्रिका कोष प्रकार, मैच द न्यूरॉन टाइप विद इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रोल। तंत्रिका कोष प्रकार को उसके सबसे उपयुक्त कार्य से मिलाओ। बताओ, न्यूरॉन टाइप तंत्रिका कोष प्रकार, सेंसरी न्यूरॉन संवेदी तंत्रिका कोष जानते हो, मोटर न्यूरॉन गति तंत्रिका कोष, और इंटर न्यूरॉन अंतर तंत्रिका कोष। बताओ, ग्राही केंद्रीय तंत्र संदेश, रिसेप्टर सीएनएस मैसेज, इसका संबंध किससे होता है? केंद्रीय तंत्र मांसपेशीय ग्रंथि आदेश किससे होता है? और केंद्रीय तंत्र में जोड़ कार्य, लिंक विद इन सीएनएस, टीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, याद रखना। बोलो बेटा, ये घोट घोट के पिला रखा है मैंने सभी बच्चों को, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो क्लास को तो, बाकी तो तेरा तुझको अर्पण। अरे भाई, सेंसरी न्यूरॉन,
आपकी संवेदी तंत्रिका कोश जो है ना, वो हमेशा क्या करता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को ग्रहणी तो करता है 100%। तो यार आपके सेंसरी का संबंध तो रिसेप्टर किससे, सीएनएस मैसेज ग्राही से हो गया ना। गति, और गति गति तो हमेशा मांसपेशियों में होती है। गति का संबंध किससे होता है, आपकी मांसपेशियों से होता है, आपकी शारीरिक हड्डी क्रियाओं से होती है। गति मतलब मांसपेशियां। ग्रंथि आदेश, उसका आदेश तो यार सी में बी मिल रहा है, इसमें तो नया कुछ है ही नहीं। और बचा एक अंतर तंत्रिका कोश जो आपके केंद्रीय तंत्र में जोड़ तोड़ की बात करता है। हाँ भाई, तो आंसर आपका ए ही क्लियर हो गया। चलो देखो भाई, संवेदी तंत्रिका कोष ग्राही से संदेश लाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है, परफेक्ट बात है। जैसे वो कांटा चुभा, ठीक है। गतिक तंत्रिका कोष केंद्रीय तंत्र से आदेश लेकर मांसपेशी ग्रंथि तक जाता है, वहां तक वापस पहुंचता है आपके जहां पर कांटा चुभा है, ठीक है। और अंतर तंत्रिका कोष केंद्रीय तंत्र के भीतर जोड़ बनाकर सूचना प्रसंस्करण में सहायक होता है। सिंपल क्वेश्चन है यार। ये और इतना जटिल प्रश्न का आंसर आप सटीक दे रहे हो ना, रियली यू आर 30 मार्क खान। ऐसा ही तो पेपर बनता है यूजीसी नेट में, सेम कॉपी बनेगा, टेंशन क्यों करते हो। यहां संवेदी और गतिक तंत्रिका कोष के कार्य उलट दिए, उलट कर दिया, तो कार्य यहां समझ में आ गया, तो बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, हटाओ। ए विकल्प राइट कर दो, आगे बढ़ो। क्रमिक विभव, ये पढ़ाया था मैंने, याद होगा। और क्रिया विभव में सबसे सही भेद कौन सा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्रेडेड पोटेंशियल फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड और एक्शन, ग्रेडेड और एक्शन। ठीक है भाई फ्रेंड्स, चलो। दोनों पूर्ण या शून्य, क्रमिक उद्दीपन स्वतंत्र, क्रिया केवल स्थानीय, क्रमिक बदलता है, क्रिया स्थिर रहती है। बताओ 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 बताओ। अच्छा प्रश्न है ना। आंसर लिखा है क्रमिक विभव यानी ग्रेडेड पोटेंशियल। आपको पता है ये जो ग्रेड ग्रेड का सिस्टम, जब हम ग्रेड देते हैं तो ग्रेड तो बदलती रहती है। आज एक बच्चे को बी ग्रेड आई है, कल डी आ सकती है और ए भी आ सकती है, तो ग्रेड तो हमेशा ही बदलता रहता है। और क्रिया जो होती है ना, एक्शन फिक्स होता है, एक बार पेपर में कर दिया जो कर दिया। चलो भाई, डी लॉक करो। क्रमिक विभव में वृद्धि घटाव संभव होता है, और यह उद्दीपन के अनुसार अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रिया विभव एक बार सीमा पार होने पर अपेक्षाकृत स्थिर आकार में उत्पन्न हो जाता है। एक बार जिस सीमा से आप आगे निकल गए ना, तो वो वहीं पर परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, और आगे संचरित होता है। नेक्स्ट देखो, पूर्ण या शून्य गुण मुख्यतः क्रिया विभव का माना जाता है। पूर्ण या शून्य गुण जो होता है ना, वो किसका होता है, क्रिया विभव का। क्रमिक विभव सामान्यतः तीव्रता के साथ बदलता रहता है, चरणबद्ध हो सकता है, ठीक है ना। क्रमिक विभव का आकार अक्सर उद्दीपन की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। इसे उद्दीपन स्वतंत्र कहना अवधारणा का उलट है। गजब का, एक एक डिटेल को खोपड़ी में घुसा के ले जाना। क्रिया विभव सामान्यतः अक्ष तंतु के साथ आगे बढ़ता है, केवल स्थानीय रहना उसकी पहचान नहीं है। स्थानीय बदलाव क्रमिक विभव में अधिक दिखते हैं, ठीक है ना। जी बिल्कुल 100%। एक ही यूनिट के इतने सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद फिर पेपर देने जाओगे तो एक अलग ही चमक होगी आपके चेहरे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तो यही रहेगा ना, विषय वस्तु तो यही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा उनकी औकात क्या है कि वो आपका
पेपर की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जटिल बना सकते हैं। तो उस जटिलता में घुसना सीखो, ये प्रैक्टिस यही काम आएगी। एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? लैंग्वेज ही तो टफ बनाएगा, विषय वस्तु तो यही चलेगी, हर बार यही चलेगी। दिमाग से क्यों निकल जाता है? दिमाग से नहीं निकालो। दिमाग से निकल गया तो फिर मैं भी क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो, विद्युत और रासायनिक संधि की तुलना में सबसे सही कथन कौन सा है? संधि की तुलना पूछ रही है ना। विच कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस इज मोस्ट एक्यूरेट? रासायनिक हमेशा सबसे तेज होते हैं, विद्युत तेज होती है, रासायनिक लचीला होता है। विद्युत केवल रसायन होती है, दोनों में समान विलंब होता है। अब ये तो खैर प्रश्न ही आसान हो गया, ये तो खैर क्वेश्चन ही इजी हो गया, और सबका आंसर भी परफेक्ट है। विद्युत हमेशा तीव्र वेग से बहती है ना, आप देखो, मतलब आपकी सोच से भी ज्यादा तेज दौड़ती है विद्युत। बंदूक की गोली, देखो, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी इजी है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हमेशा लचीला होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तन होता रहता है। यू नो वेरी वेल, इसको तो पहले से ही जानते हो, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चलो भाई, देखो, विद्युत संधि में सीधा विद्युत संचार होने से संकेत अपेक्षाकृत जल्दी जा सकता है, ठीक है ना, जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी जाता है। रासायनिक संधि में संदेशवाहक और ग्राहकों के कारण प्रभाव बढ़ घट सकते हैं, कारण और प्रभाव बढ़ घट सकते हैं, जिससे नियंत्रण और समायोजन अधिक लचीला हो जाता है। नियंत्रण और समायोजन क्या हो जाता है? अधिक लचीला हो जाता है, सिंपल। रासायनिक संधि में संदेशवाहक के मुक्त होने और जुड़ने में समय लग सकता है, इसलिए इसे हमेशा सबसे तेज कहना बिल्कुल गलत बात है। विद्युत संधि का मुख्य आधार सीधा विद्युत संपर्क है, केवल रसायन कहना सही नहीं है। रासायनिक तत्व प्रधानतः रासायनिक संधि में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, दोनों में समान विलंब मान लेना ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलो भाई, तो बी लॉक कर दिया, आगे बढ़ो। संधि संचरण में तंत्रिका संदेशवाहक की मूल भूमिका क्या है? संधि के जब संचार होता है तो उसमें तंत्रिका संदेशवाहक की, यानी व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन? संवेदी ग्राही बनाना, सभी आवेगों को रोकना, इंपल्सेस को नहीं, संधि अंतर पर संदेश ले जाना, और अक्ष तंतु बदल देना। बोलो बेटा, ये बहुत यूनिक प्रश्न है भाई। संधि संचरण में तंत्रिका संदेशवाहक की मूल भूमिका क्या होती है? संदेशवाहक की, अब आपको तो पता ही है, नाम ही लिखा हुआ है संदेशवाहक, यानी संदेश ले जाने वाला। ले जाने वाले को वाहक ही तो कहते हैं, ले जाने वाला, ले जाने वाला। और संदेश ले जाने वाला रोकेगा थोड़ी, बनाएगा थोड़ी, ले जाने वाला। आंसर सी परफेक्ट हो गया, आसान सवाल है। देखो, संधि अंतर में प्रत्यक्ष विद्युत संपर्क नहीं होने पर, अगर प्रत्यक्ष विद्युत संपर्क नहीं है पर संदेशवाहक रासायनिक रूप में सूचना ले जाकर अगले तंत्रिका कोष पर प्रभाव उत्पन्न करता है। याद रखना, कौन आपका संदेशवाहक? यही संधि संचरण की मूल कड़ी है, जिससे संदेश आगे बढ़ता है, ठीक है ना। ग्राही बनाना संवेदी तंत्र का भाग होता है। ग्राही बनना किसका भाग होता है? संवेदी तंत्र का। संधि अंतर पार कराने की प्रक्रिया नहीं है, संदेश वाहक का काम तो तंत्रिका कोषों के बीच सूचनाओं को पहुंचाने का होता है, ग्राही बनाना कभी नहीं होता, है ना।
संदेश वाहक का कार्य हमेशा रोकना नहीं होता। हमेशा रोकना तो किसका होता है? गाबा का होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? गाबा, अवरोधक। शाबाश, बस बनना चाहिए। कभी वह सक्रिय करता है, कभी निषेध करता है। सभी आवेग रोक देना न तो लक्ष्य है और न जैविक नियम। हटाओ। अक्षय तंतु का कार्य संकेत को दूर तक ले जाना है। आपके संकेतों को दूर तक ले जाना है। संदेशवाहक उसका स्थानापन्न नहीं हो सकता। संदेशवाहक संधि अंतर के स्तर पर काम करता है। चलो बेटा, एक औषधि रासायनिक संधि पर संदेशवाहक के पुनः अवशोषण को रोकती है। सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? बोलो फ्रेंड्स। ए ड्रग blocks reuptake of a neurotransmitter at a chemical synapse. Most like effect. संदेश तुरंत बंद हो जाते हैं, संधि नष्ट हो जाएगी, कभी आवेग उत्पन्न नहीं होगा, अगले पर प्रभाव लंबा हो जाएगा। क्या होगा? एक औषधि रासायनिक संधि पर, क्या प्रश्न पूछा है? एक औषधि रासायनिक संधि पर संदेश वाहक के पुनः अवशोषण को रोकती है। रोकती है तो क्या होगा? संदेश बंद थोड़ी होंगे, नष्ट थोड़ी होंगे, आवेग, अगले पर प्रभाव लंबा हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। इस बार गच्चा खा गए। पुनः अवशोषण रुकने पर संदेश वाहक संधि अंतर में देर तक बना रह सकता है और ग्राहक पर प्रभाव की अवधि बढ़ सकती है। इससे अगले तंत्रिका कोष में संकेत का असर बढ़ा या लंबा हो सकता है। यही सबसे तर्कसंगत और जैविक आंसर है, क्योंकि पुनः अवशोषण रुकने पर संदेशवाहक अधिक समय तक संधि अंतर में रह सकता है, इसीलिए तुरंत बंद होने का निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। संधि की संरचना औषधि से तुरंत गायब नहीं होती कभी भी, वह रासायनिक संतुलन और संदेश की अवधि पर असर डालती है, इसलिए दावा भी अतिरिक्त हो गया। यह कहना कि तंत्रिका कोष कभी आवेग ही नहीं बना पाएगा, अत्यधिक सामान्यीकरण है। औषधि का प्रभाव संदेशवाहक की उपलब्धता पर होता है, न कि आवेग निर्माण की मूल क्षमता को। अगला प्रश्न पढ़ो। क्रिया विभव के चरणों का सही क्रम चुनो। अरेंज द फेजेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन करेक्ट ऑर्डर। आसान प्रश्न है। शाबाश। बोलो फ्रेंड्स, क्या होगा बेस्ट आंसर? व्हाट अबाउट द राइट आंसर? देखो, क्रिया विभव के चरणों का सही क्रम पूछा है। विश्राम अवस्था, रेस्टिंग स्टेट, सीमा प्राप्त, थ्रेशोल्ड रीच्ड, ध्रुवहीनता, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये सारे पढ़े थे। पहले डी होता है, फिर री होता है ना? ये तो एक दूसरे के आगे पीछे ही है। और रेस्टिंग ये तो बिल्कुल क्रम ही सही हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो पहले से सीक्वेंस में, रेस्टिंग स्टेट, फिर सीमा प्राप्त, फिर ध्रुवीयता और पुनर्ध्रुवण। परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। व्याख्या। पहले तंत्रिका कोष विश्राम अवस्था में होता है, उद्दीपन बढ़ने पर सीमा पार हो जाती है, तब ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है,
उसके बाद पुनर्ध्रुवण होकर अवस्था वापस स्थिर दिशा में लौट जाती है। बस यही क्रम है। ठीक है ना, तो ये तो क्रम पूछा है, ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। तंत्रिका आवेगों के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूरल इंपल्सेस? तंत्रिका आवेगों के बारे में कुछ बदलाव स्थानीय होते हैं, सभी आवेग क्रमिक होते हैं, क्रिया विभव में सीमा होती है, अवकाश काल सीमा बनाता है। अभी अभी जस्ट पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हल्का सा। तंत्रिका आवेगों के बारे में, अरे भाई सभी आवेग क्रमिक होते हैं ना। ऑल इंपल्सेस आर ग्रेडेड, ग्रेडेड ही तो होते हैं। अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही। देखो, यह गलत है क्योंकि सभी आवेग क्रमिक नहीं होते। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में? गलत पूछा है ना? तो सभी आवेग ग्रेडेड थोड़ी होते हैं। क्रिया विभव एक अलग प्रकार का आवेग है जो सीमा पार होने पर अपेक्षाकृत स्थिर आकार में उत्पन्न होता है, अभी अभी जस्ट पढ़ा, और आगे संचरित होता है। इसलिए सभी कहना गलत हो गया। ठीक है ना, बाकी सारे सही है। कुछ विद्युत बदलाव स्थानीय रह सकते हैं, कुछ दूरी नहीं, दूर तक नहीं जाते। बात क्रमिक बदलाव के संदर्भ में ठीक बैठती है, इसलिए इसे गलत नहीं कह सकते। क्रिया विभव सामान्यतः सीमा पार होने पर ही उत्पन्न होता है, इसे पढ़ के जाना ये वाला। इसलिए सीमा का महत्व वास्तविक है, कथन गलत नहीं है। अवकाशकालीन अगली प्रतिक्रिया की तात्कालिक क्षमता को सीमित करता है, जिससे बहुत तेज पुनरावृत्ति नियंत्रित होती है। तो सारे ही सही वाक्य हैं। संधि संचरण के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा इस बार। संदेश वाहक थैलियों में होता है, मुक्ति कैल्शियम प्रवेश पर होता है, ग्राहक पश्च झिल्ली पर होता है, रासायनिक में शून्य विलंब होता है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इन वेसिकल्स, रिलीज डिपेंड्स ऑन कैल्शियम एंट्री, receptors on postsynaptic membrane, chemical synapsis has zero delay। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। रासायनिक में शून्य विलंब नहीं होता, बस ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक दो तीन कहाँ है? तीन। संदेश वाहक अक्सर थैलियों में संग्रहित रहता है। किसमें? थैलियों में। और उचित संकेत पर मुक्त हो जाता है, जैसे ही संकेत मिलता मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर कैल्शियम प्रवेश का महत्व माना जाता है। फिर संदेश वाहक का असर अगली तंत्रिका कोष में की झिल्ली पर स्थित ग्राहक पर पड़ता है। इसलिए एक दो तीन ही सही है, बाकी तो वैसे ही गलत हो गए। तो सी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केंद्रीय तंत्रिका बनाम परिधीय तंत्रिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? सीएनएस वर्सेस पीएनएस का। सीएनएस वर्सेस पीएनएस। परिधीय में मस्तिष्क और रीढ़ होते हैं, केंद्रीय में केवल नसें होती हैं, दोनों समान संरचनाएं होती हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण परिधीय जोड़ता है। बोलो। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 19। नर्वस सिस्टम। ओहो, ब्रिलियंट आंसर दिया है कुछ लोगों ने। 100। अरे केंद्र, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम तो सूचना प्रसंस्करण है ना, आदेश देना। सत्य है। और परिधियों यानी पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है जोड़ना। जोड़ना। अरे भाई, सूचनाओं को ग्रहण करना और सीएनएस तक ले जाना। केंद्रीय तंत्र सूचना का प्रसंस्करण करता है, समन्वय और निर्णय में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो समन्वय और निर्णय में क्या करता है भैया?
ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है, जबकि परिधीय तंत्र यानी पेरिफेरल शरीर के भागों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर संदेश लाने का काम करता है, लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है ना? इसीलिए वर्णन दोनों की भूमिकाओं को सही ढंग से अलग करता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? मस्तिष्क और रीढ़ तंत्रिका रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग माने जाते हैं। इन्हें परिधीय कहना संरचना ज्ञान के विपरीत हो गया। ठीक है ना? अच्छा, और आपका पेरिफेरल जो होता है वो नसें, शरीर और केंद्रीय तंत्र के बीच जोड़ का काम करती है, माय डियर फ्रेंड्स। दीज आर द कनेक्टर्स। ओके, दोनों की संरचना भूमिका समान नहीं होती। एक का केंद्र प्रसंस्करण है और दूसरे का मुख्य काम संदेशों को लाना ले जाना है। तो पीएनएस का काम क्या हो गया? इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का। और हमारे सीएनएस का काम क्या हो गया? सूचनाओं को प्रसंस्कृत करने का। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए डी विकल्प बेस्ट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न यूनिट नंबर 4 का, फिर उसके बाद कल यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बचेंगी आपकी 5 यूनिट। तो आपके बिल्कुल इस वीक मतलब आपकी 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगी सारी यूनिट। फिर उसके बाद पेपर देने जाना बिंदास यूजीसी नेट का। गर्म वस्तु छूते ही हाथ चेतन अनुभव से पहले हट जाता है, इसे कौन सा मार्ग सही समझाता है? ए सडन हॉट ऑब्जेक्ट टचेस द हैंड विथड्रॉज बिफोर कॉन्शियस अवेयरनेस, विच पाथवे बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस? बोलिए फ्रेंड्स। आपका ब्रेन कॉर्टेक्स होता है जो कि मसल्स ओनली से डिफाइन होता है। आपका सेंसरी रीड और गतिक से होता है क्या, या फिर गतिक ग्राही रीड से होता है क्या, या फिर स्वायत्त तंत्रिक और ग्रंथि से होता है क्या? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। एंड लास्ट, आवर लास्ट क्वेश्चन, बोलो। ओहो माय गॉड, परफेक्ट, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। बिल्कुल, पहले सेंसरी, फिर स्पाइनल और फिर मोटर न्यूरॉन। यही तो बेस्ट होता है ना? क्रम भी यही होता है, सीक्वेंस भी यही होता है। बिल्कुल परफेक्ट है भाई। पहले क्या करोगे? गर्म वस्तु को छूते ही हाथ चेतन अनुभव से पहले हट जाता है, मतलब सेंसेशन। फिर उसके बाद वो सूचना रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु तक जाती है, और फिर लास्ट में वह अपने बॉडी ऑर्गन, पर्टिकुलर उस ऑर्गन को आदेश देता है, कमांड करता है, और बस उसको हम वहां से रिमूव कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यही तो प्रोसेस होगा। ग्राही से संदेश संवेदी तंत्रिकाओं कोष द्वारा रीढ़ तक जाता है। किससे? संवेदी तंत्रिका कोष द्वारा रीढ़ की हड्डी, आपके मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है फ्रेंड्स। फिर वह त्वरित शीघ्र ही एकीकरण होकर गतिक डायनामिक तंत्रिका कोष के माध्यम से मांसपेशी तक आदेश पहुंचता है। फिर चेतन अनुभव बाद में बन तो सकता है। यह प्रतिक्रिया पहले ही हो जाती है। यह मार्ग प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे सटीक ढांचा देता है। ठीक है ना? चलो, बाकी तो वैसे ही रिस्पॉन्स गलत है, लेकिन इनकी डिटेल आपको पढ़ के जानी चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए, तो मस्त क्लास थी, बिंदास क्लास है। इसको वापस रिपीट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना? वेरी एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। 19 सही है, शाबाश। 15 सही है आउट ऑफ 20। बहुत अच्छा स्कोर है बेटा। और यूनिट नंबर 4 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, खुश रहो, और हमेशा मुस्कुराते रहो। यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआ है, यही तमन्ना है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।